भोपाल से आने वाली अजमेर बुढ़िया के रास्ते। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जयपुर सिटी में और घूमंतु में आपका स्वागत है। आज है 19 जुलाई और आज से हम एक्सप्लोर करेंगे जयपुर सिटी को। और जयपुर सिटी में क्या क्या देखने लायक है वो हम कुछ एपिसोड में कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज जयपुर सिटी को। एंट्री गेट जो है रेलवे जंक्शन का, उसके बाहर आए हैं और आज सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो व्रत के हिसाब से थोड़ी एक चाय की चुस्की ले रहे हैं। और इसके बाद हमारा कुछ प्रोग्राम इस तरह से रहेगा कि हम कुछ फलाहारी के रूप में नाश्ता वगैरह लेंगे और फिर एक फ्रेंड यही रहता है फ्लैट में, तो वहाँ जाकर थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर या नहा धोकर फिर हम निकलेंगे आमेर के लिए। तो हमारे साथ आगे जुड़े रहिए और अभी आज हम एक्सप्लोर करेंगे आमेर। से 7 नंबर बस ली थी हमने और उस बस ने हमारे को टोंक फाटक के यहाँ पर उतारा था। और टोंक फाटक के जस्ट पास में ही ये दोस्त का जो फ्लैट था मैंने बताया था वही है। वहाँ आकर हमने एक रास्ते में लस्सी वगैरह भी ले ली थी और अभी जस्ट बढ़िया स्नान ध्यान करके बढ़िया फ्रेश होके अब हम आमेर जाने का प्लान बना रहे हैं। जो हमारा फ्रेंड है उसके घर से यहाँ पर AC1 जो गाड़ी है वो लेने के लिए आ गए हैं, जो डायरेक्ट हमारे को आमेर के किले के सामने उतारेगी। आगे एक नाका है, वहीं पर वो हमारे को बस मिलेगी। तो चलिए हमारे साथ और आगे देखते हैं। हम आमेर के किले के बाहर पहुंच चुके हैं। AC1 गाड़ी हमने सिटी से ली थी और अब हम अंदर जाकर आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके अंदर बने। एंट्री के बाद हम यहाँ जहाँ खड़े हैं इसका नाम है जलेब चौक। इस जलेब चौक में जो सामूहिक त्यौहार पर कोई प्रोग्राम हो गया या सामूहिक रूप से किसी भी फंक्शन हो गया वो यहाँ पर ही होता था। वही जो सेना जो थी उसका एकत्रीकरण या राजा कुछ भी उनको निर्देश देता था एक साथ इकट्ठे करके, तो भी यहीं पर होता था। जो जलेब चौक है इसके एक तरफ तो है सूरज पोल और दूसरी तरफ है चंद्रमा का जो पोल है वो, या जिसको हम सन गेट और मून गेट के नाम से जानते हैं। सन गेट है पूर्व दिशा में और मून गेट है पश्चिम दिशा में।
आने के लिए आप जीप के द्वारा भी आ सकते हैं, पैदल वॉक करके भी आ सकते हैं, और अगर आप चाहें कि रास्ते तरीके से आना चाह रहे हैं तो आप हाथी के ऊपर बैठकर भी आ सकते हैं। हाथी के ऊपर अगर 2 जने बैठ कर आते हैं तो 1100 रुपये का टिकट है, और खुद का अगर व्हीकल है तो वह मून गेट की तरफ से लेकर आप अंदर आ सकते हैं। मेरे पीछे शीला माता का मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ पर नवरात्रा का जो समय होता है वहाँ उस समय लक्ष्मी मेला भी बहुत धूमधाम से आयोजित होता है। शीला माता का जो कच्छावा जो राजपूत वंश है उनके जो कुलदेवी के रूप में भी ये पूजी जाती है। वैसे जम्बाई माता इनकी कुलदेवी है, पर इनकी भी जो स्थापना हुई थी वो बहुत ही मतलब प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी तब से ही लेकर अभी तक जो कच्छावा जो वंश है इसको कुलदेवी के रूप में ही पूजता आया है। लागे नहीं कहीं हो नजरिया, लागे नहीं कहीं। टिकट काउंटर से आप टिकट कटवा कर जस्ट ऊपर आएंगे तो जस्ट अंदर आते ही सामने के तरफ आपको ये दिखेगा जिसका नाम है दीवाने आम। दीवाने आम जो मुख्य राजा होता था उसका मेन दरबार कक्ष था, जहाँ पर उसके जितने भी मंत्री लोग थे या जितनी भी प्रजा थी उनसे वो जो भी बातचीत कर रही थी वो यहीं पर होती थी। इसमें आपको मुगल और जो राजपूत जो समन्वय की जो चित्रशैली है उसका बहुत ही अच्छा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, और इसमें जो प्रतिबिंब इस तरह से भी देखने को मिलेगा जिसको आप इस क्लिप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ऊपर जो ये बना हुआ है इसमें हाथी की जो सूंड है वो भी है और जो बेल बूटे है वह भी है, और इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुग़ल और राजपूत चित्रशैली या जो स्थापत्य कला थी उसका इसमें प्रादुर्भाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये जो दीवाने आम है मेरे पीछे, जिसका मेन बीच में जो सेंटर है, यहीं पर जो राजा का जो तख्त था या जो सिंहासन था वो यहीं पर लगता था, और इसके चारों ओर या जो नीचे पीछे पूरा चौक है उसमें पूरा दरबार लगता था जिसमें प्रजा की सुनवाई होती थी या जितने मंत्री थे उनकी भी यहाँ पर सुनवाई होती थी। तो यह मुख्य रूप से बीच में केवल राजा बैठता। अभी हम दीवाने आम के जस्ट सेंटर में खड़े हैं, और इसकी एक रोचक बात और पता लगी है कि जो जहाँ हम खड़े हैं उसके जस्ट नीचे, इस दीवाने आम के जस्ट नीचे एक पानी का टैंक भी बना हुआ है। तो आप भी जब भी आएंगे तो एक्सप्लोर कर पाएंगे कि पानी का टैंक इसके नीचे है या सोच पाएंगे। दीवाने आम के ही जस्ट पास में 27 कचहरियाँ हैं ये पीछे, जहाँ पर 27 गाँवों के ज़मींदार यहाँ पर जो निर्णय लेते थे या जो उनका काम था इन्हीं 27 कचहरियों में था। ये मेरे पीछे माउठा झील है और इसमें 2 गार्डन बने हुए हैं। एक तो ये है जिसको मोहनलाल गार्डन नाम से भी जाना जाता है, और एक उधर आप देख पा रहे होंगे या इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, उसका नाम है दलाराम गार्डन। ये जो मोहनलाल गार्डन है इसको केसर उद्यान भी कहा जाता है कि मानसिंह प्रथम जो थे उनको केसर के जो पौधे थे वो बहुत अच्छे लगे या उनको बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने यहाँ जो जैसे राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्मी वाला है, फिर भी उन्होंने यहाँ केसर उगाने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने बहुत ही स्पेशल जो इंतजाम थे वो किए कि केसर यहाँ पर ठंडे जो मौसम है या मौसम को ठंडा किया गया। मौसम को ठंडा करने के लिए उन्होंने जो खसखस का जो पौधा आता है या जो हम जैसे कूलर के अंदर जो जाली के अंदर जो हम जैसे जो घास लगती है वही खसखस होती है, और उसके जो पौधे थे उसको इस गार्डन के चारों ओर लगवाए थे और उनको गीला कर दिया जाता था ताकि जो गर्म हवा थी वो जो अंदर जाए, जहाँ केसर लगा रखी है तो वो गर्म हवा अंदर जाकर ठंडी होकर जो केसर है उसको वहाँ पर जो क्लाइमेट है उसको ठंडा कर सके। वहीं उधर जो वो दलाराम जो गार्डन है उसके लिए ये है कि जो इनके बाहर के जो कोई भी जैसे इनके मेहमान आते थे राजा महाराजा, तो जो दलाराम गार्डन के अंदर इनके जो भव्य नाट्य या जो मतलब एक तरह से डांस होते थे प्रोग्राम, वो उस दलाराम गार्डन के अंदर होते। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि केसर की खेती करने के लिए मान सिंह जी ने यहाँ प्रयास किया, पर राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही गर्मी वाला है, तो कुछ एक पौधे भले यहाँ चले होंगे वरना यहाँ केसर की खेती हो नहीं। अभी भी हम शाही हमाम जो है उसके अंदर एंटर हुए हैं, जिसको स्नान वेदी हम कहते हैं, जहाँ जो रानियाँ थी वो स्नान कर रही थी। इसमें क्या है अंदर है, वीडियो क्लिप में आप देख पा रहे होंगे, अंदर एक ऊपर की प्लेट लगी हुई थी, वो उसमें लकड़ियाँ जला के उसको गर्म किया जाता था, और गर्म करने के बाद जो पानी होता था
वो इसके अंदर से यहाँ जो ये आप छेद देख पा रहे हैं इसके द्वारा इस जो पास में नदी है तो चारों ओर इस तरह से नदी बन जाएगी। उस नदी के माध्यम से फिर मेरे घर आता है। दोनों में पानी हुआ करता था, नीचे देखिए छेद, यहाँ से पानी आता था। इसी से पानी गर्म पानी का इस छेद से यहाँ अंदर है। यहाँ पर मेन इस किले के अंदर टोटल 99 टॉयलेट है, पर यहाँ पर अभी क्योंकि लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है इसी कारण यहाँ पर कम कर रखा है और एक टॉयलेट को खोल रखा है। जैसा आप क्लिप में देख पाएंगे कि ये जो था ये मेन शौचालय का यहाँ पर जो एक छाया चित्र है यह था। यहाँ ये गणेश पोल है मेरे पीछे और जो ये पेंटिंग देख रहे हैं इसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। ये जो फ्रेस्को पेंटिंग है ये है जो मेथी हो गई या मूली हो गई या जैसे गाजर हो गई, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, इनका जो अर्क निकाल कर जो कलर निकलता था उसके द्वारा बनाई गई है। सर्दी गर्मी बरसात किसी से भी इसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 350-400 साल पुरानी है ये पेंटिंग है, पर देख लिया आप आज भी मतलब ये सही सलामत में यहाँ पर दिख रही है। तो ये बहुत ही मतलब चमत्कारिक है। ये दीवाने जो खास है इसी के अंदर शुक मंदिर है। ये शुक मंदिर इसलिए भी कहा जाता है कि जो गर्मी का जो सीज़न होता था उस समय ये बहुत ही ठंडक या आरामदायक जो कमरा होता है उसका काम करता था। काम ये इसीलिए करता था क्योंकि जो ऊपर जो छत है वह मतलब उस पर टैंक बना हुआ था पानी का और जो वो पानी था इसमें आता था और जिससे ये जो कमरा है संगमरमर से भी बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से, तो इसीलिए ये बहुत ही मतलब आरामदायक था गर्मियों के दिनों में। और वहीं जो इसकी जो ठंडक की अगर बात करें तो जो एसी का जो रूम होता है वो भी इसके सामने फीका पड़ जाता है। मेरे पीछे शीश महल आप देख पा रहे होंगे। शीश महल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो पूरा निर्माण है वो शीशों के द्वारा हुआ है यहाँ पर, और जो शीशे थे वो बेल्जियम से आए थे। और इटालियन जो मार्बल है उसका यूज़ भी यहाँ पर किया हुआ है। ये जो इटालियन मार्बल आप देख पा रहे होंगे इसका यूज़ यहाँ पर किया गया है। और यह भी कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा कांच का जो महल है या जो शीश महल है वो यहीं पर, ये वाला जो शीश महल है यही है। आगे अगर हम मानसिंह पैलेस में एंटर हुए हैं, मानसिंह पैलेस को बनने में 25 साल का समय लगा था। और इसी का जो चौक है मानसिंह पैलेस का, इसके बीच में ये 12 दरी भी बनी हुई है जहाँ पर जो औरतें थी, जनानाएँ जो थी, उनका भी यहाँ पर आवाजाही लगी रहती थी। ये जो मतलब चारों ओर जो काम हुआ है यह लाइमस्टोन, गुड़ और अपने उड़द की दाल, मेथी, उनका जो लेप है वो कर किया हुआ है। हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल मार्बल की जो फिनिशिंग है वो भी इसके सामने फीकी लगती है। और न तो पानी का कोई इफेक्ट होता है न किसी दूसरी चीज़ का इस पर कोई इफेक्ट होता है, क्योंकि सालों साल तक चलते हुए भी अभी तक इस पर कोई ख़राब इफेक्ट है वो नहीं आ पाया। आमेर का जो किला है इसका निर्माण शुरू में मतलब जो वर्तमान स्वरूप है यह मानसिंह जी द्वारा करवाया गया है। इस किले का जो नाम है वह राजा अमरीश के नाम पर भी माना जाता है। बहुत सारे लोकल गाइड जो है वो राजा अमरीश के नाम पर इसका नामकरण हुआ बताते हैं। वहीं कुछ लोग यहाँ बताते हैं कि जो अम्बा माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है उसके कारण इसको आमेर कहा जाता है। वहीं एक जना ये भी है जो कहता है कि यहाँ पर एक जो अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है, इसके कारण भी यह जो किला है आमेर नाम से पहचाना जाता है। तो इस तरह से
आपने आमेर का किला हमारे साथ घूमा और जाना कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है और किस तरह से भारतीय संस्कृति यहाँ पर अभी वर्तमान में विद्यमान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें इस चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम लोगों को जो प्रोत्साहन है वह मिलता रहे और आप लोगों के पास भारतीय संस्कृति की जो विचित्र बातें हैं वह आती रहे। धन्यवाद।